नमस्ते दोस्तों। 1 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज है 1 जनवरी और आज के दिन हम ये संकल्प लेंगे कि इस साल जो है वो हमारी सारी मनोकामना पूरा हो जाए, सारे खुशियाँ हमें आ जाए 2025 में। हमें हमें जो सोच कर रखे हैं वो इस साल हमें पूरा होए और उसके लिए हम पूरी डेडिकेशन से अपनी लक्ष्य के प्रति काम करेंगे। मिलकर लड़ेंगे दोस्त। नववर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए आज की मोटिवेशन लाइन है कि निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल। निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल। धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। तो ये कबीर के दोहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है कि निर्धन अगर पहाड़ से भी गिरता है तो उसको कोई हाल नहीं पूछने वाली, लेकिन धनी को अगर कांटा भी चुभ जाए तो 10 लोग पूछेंगे, अरे कैसे हैं, अरे आपकी कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या, आपको मतलब समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, आज के प्रश्न है पहला नंबर की एसोसिएशन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री यानी कि सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है जी। तो वो है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जो है वो सबसे अमीर मुख्यमंत्री की लिस्ट के सबसे पहले नंबर पर आती है। एसोसिएशंस फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स भारत में एक गैर राजनीतिक संगठन है और ये संगठन राजनीतिक सुधारों पर काम कर रहा। 931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री की लिस्ट के पहले नंबर पर आती है। अगर देखते हैं तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 लाख संपत्ति के साथ सबसे गरीब मुख्यमंत्री हैं। ऐसा तो रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है, लेकिन रियलिटी क्या है वो तो रब जाने। देश के टॉप 10 अमीर मुख्यमंत्री की लिस्ट को देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया, चंद्रबाबू नायडू जो कि आपका जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जिनकी 931 करोड़ रुपए है। उसके बाद में है पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है और इनको 332 करोड़ रुपया इनकी संपत्ति है। उसके बाद है सिद्धार्थ मैया जो कि कर्नाटक के हैं और इनके पास 51 करोड़ रुपए हैं। नेफी रियो जो कि आपका नागालैंड की मुख्यमंत्री है और इनकी संपत्ति 46 करोड़ रुपए है। उसके बाद में मोहन यादव, ये मध्य प्रदेश के हैं और 42 करोड़ रुपए जो है वो इनकी संपत्ति है। उसके बाद में है एन रंगास्वामी, ये पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं और इनकी संपत्ति 38 करोड़ रुपए है। उसके बाद है रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री है और ये 30 करोड़ रुपए इनके पास है। उसके बाद हेमंत सोरेन, ये झारखंड के मुख्यमंत्री है, 25 करोड़ इनकी संपत्ति है। उसके बाद हिमंत विश्व शर्मा, इनकी संपत्ति जो है वो आपका है 17 करोड़ रुपए और ये असम के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद है कोनराड संगमा, ये मेघालय के मुख्यमंत्री और ये 14 करोड़ रुपए इनके पास है। अगर वहीं बात करते हैं देश के सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री को, तो सबसे पहले आती है ममता बनर्जी। इनकी संपत्ति जो है वो आपका 15 लाख रुपए है और ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद है अमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और इनके पास 55 लाख रुपए है। उसके बाद है आपका पिनराई विजयन, ये इन केरला के मुख्यमंत्री हैं और इनके पास 1.18 करोड़ रुपए है। उसके बाद में आतिशी, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री है और ये 1.41 करोड़ रुपए इनके पास है। उसके बाद में भजन लाल शर्मा, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आपको जैसे कि पता होगा, और इनकी संपत्ति 1.46 करोड़ रुपए है। उसके बाद में एन वीरेन सिंह, ये मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री 1.47 करोड़ रुपए इनकी है। ये उसके बाद में आती है योगी आदित्यनाथ, ये 1.54 करोड़ रुपए इनके पास है। उसके बाद में है नीतीश बाबू, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 1.64 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति। उसके बाद में भगवंत मान, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और 1.97 करोड़ रुपए है।
उसके बाद में मोहन चरण मांझी, ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री और 1.97 करोड़ रुपए इनकी भी संपत्ति है। महत्वपूर्ण रिपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत 49वें और अमेरिका पहले स्थान पर मौजूद है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी दिल्ली भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना है। बौद्धिक संपदा संगठन के ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग रिपोर्ट में भारत छठवें और चीन पहले स्थान पर आया है। वैश्विक शहर ब्रांड रैंकिंग 2024 में पहले पर लंदन, दूसरे पर न्यूयॉर्क और तीसरे पर पेरिस आया है। तो अब देख सकते हैं बौद्धिक संपदा में आपका भारत जो है वो छठवें स्थान पर है, जबकि चीन जो है वो आपका पहले स्थान पर। बताइए, जबकि हमारे यहाँ से ही बौद्धिक संपदा गई है। आज के सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो वो कौन बने हैं? आप कहेंगे वो जो बने हैं वो आपका बने हैं बीतुल कुमार बने हैं। आप देख सकते हैं आईपीएस अधिकारी बीतुल कुमार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक यानी कि डीजी बन गए हैं। और सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक डीजी आदि आ- अनीस अनीस दयाल सिंह को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मतलब कि वो उनकी रिटायर कर दी जा रही है। अब आइए जानते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के मामले में जानते हैं। इसकी स्थापना 1939 में 27 जुलाई को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से हुई थी। 1949 को नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया है इनको। हालांकि आप जानते होंगे कि यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और मुख्य भूमि जो है वो आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, आतंकवाद और विद्रोह से लड़ने की क्षमता, ताकतवर निपटना। अर्धसैनिक बलों की प्रमुख यानी कि आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के डीजी आपका बनाए गए हैं बी श्रीनिवासन को बनाए गए। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के डीजी बने हैं पीयूष आनंद बने हैं। आईटीबीपी के डीजी बने राहुल रसगोत्रा, इनको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। असम राइफल के डीजी बने हैं विकास लखेड़ा। रेलवे सुरक्षा बल के डीजी बने हैं मनोज यादव। उसके बाद में आपका है विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के डीजी आलोक शर्मा बने हैं। भारतीय तट रक्षक बल के डीजी परमेश शिवमणि बने हैं। उसके बाद में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के डीजी बने हैं आपका अमृत मोहन प्रसाद। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के डीजी बने आर एस भट्टी। तो आप इनको याद रखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन को किसने जीता है? तो वो जीता आपका हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पाइरेट्स को हराकर प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का खिताब जीत लिया है। हरियाणा स्टीलर्स में पहली बार प्रो कबड्डी लीग के खिताब जो है वो इन्होंने जीता है। महाराष्ट्र के पुणे के वालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बैडमिंटन हॉल में फाइनल मुकाबले आयोजित किया गया था। टॉप स्कोर जो रहा था वो आपका देवांग दयाल 301। पटना प्राइवेट्स प्रो कबड्डी लीग प्रो कबड्डी प्रो कबड्डी लीग का पहला संस्करण 2014 में आयोजित किया गया था और कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होती हैं। चलिए कुछ प्रश्न है जो कि आपके लिए है, आपकी आंसर के लिए है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। भारत में प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे।
अगला नंबर प्रश्न है जिसकी आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और भगवान महावीर का जन्म कहाँ भगवान भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो आपका किया है इसरो ने किया है। आप देख सकते हैं कि इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। और आप जान सकते हैं कि इस मिशन में PSLV-C60 रॉकेट से इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपित किया गया है। अगर यह मिशन सफल रहा तो यह भारत अंतरिक्ष रेंडेजवू डॉकिंग और अनडॉकिंग में सफलता हासिल करने वाले चौथा देश बन जाएंगे आपका भारत। इससे पहले यह उपलब्धियां अमेरिका, चीन और रूस के प्राप्त था। ये उपलब्धियां अंतरिक्ष अंतरिक्ष रेंडेजवस दो अंतरिक्ष यान को एक साथ लाने की प्रक्रिया को अंतरिक्ष रेंडेजवस कहते हैं। अब डॉकिंग का मतलब क्या होता है? डॉकिंग का मतलब होती है दोनों अंतरिक्ष यान आपस में मिलना और जुड़ना होती है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जैसे कि इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है और भारत का शुक्रयान 1 यानी कि वीनस ऑर्बिटर मिशन मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने लेह में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की है और इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अगला नंबर प्रश्न है देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देश के पहले समुद्री यानी कि समुद्री उसको बोलते हैं, तो समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो किया है कन्याकुमारी में। देश का पहला समुद्री ग्लास ब्रिज तमिलनाडु के कन्याकुमारी के तट पर बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं यह पुल 77 मीटर लंबा और 10 मीटर ये चौड़ा है। ब्रिज के बनने से टूरिस्ट कन्याकुमारी के तट पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल से सीधे 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं। 2024 की प्रथम की बात करते हैं जैसे कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट जो है वो आपका है मोहना सिंह। और भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय जो है उनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। और कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला जो देश है वो आपका है जॉर्डन। इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा एवं तीव्र तैराक जिया राज हैं। कुछ नॉलेज की फैक्ट्री में प्राचीन पुस्तकें दिया गया है जिसको हम लोग रिवीजन करते हैं। जैसे अष्ट अष्टाध्यायी पाणिनि अष्टाध्यायी को लिखा है आपका पाणिनि ने। रामायण को लिखा है वाल्मीकि ने। महाभारत को वेद व्यास ने। अर्थशास्त्र को चाणक्य ने और महाभाष्य को पतंजलि ने। उसके बाद में कामसूत्र को वात्स्यायन ने। कुमार संभव को कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम को लिखा है कालिदास ने। शिवा कालिदास ने लिखा है। उसके बाद में मेघदूत कालिदास, ये मेघदूत जो लिखा है वो आपका कालिदास ने लिखा है। चलिए आज के अगले नंबर प्रश्न कहता है कि इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियन कौन बने हैं? तो आपका बने हेमंत मुदप्पा ने। उसको जो है वो आपका क्या किया है, उसको जो है वो आपका ड्रैग चैंपियनशिप कौन बने? तो आपका हेमंत मुदप्पा ने बने। मंत्रा रेसिंग के इंडियन राइडर्स हेमंत मुदप्पा ने नेशनल
मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीती है और हेमंत ने तीसरी बार इस रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। वो 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले एकमात्र एथलीट बन गए हैं और हेमंत लाइटनिंग R1 के नाम से ये मशहूर है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना किस वन्य जीव अभयारण्य में शुरू हुआ है? तो आपका हुआ है कोरिंगा वाइल्डलाइफ सिक्योरिटी सेंचुरी, आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं कि भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है और ये भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू की गई है। वर्ष 2018 में पहले फिशिंग कैट सर्वेक्षण में 115 फिशिंग कैट की आबादी दर्ज की गई थी। फिशिंग कैट एक सामान्य घरेलू बिल्ली के आकार से लगभग दोगुने आकार की होती है और फिशिंग कैट IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव आवास है और यह जो है वो आपका लुप्त प्राय फिशिंग कैट का आवास भी है। गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित यह अभयारण्य आंध्र प्रदेश के काकीनाडा को कोरिंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर ये स्थित है। अगला नंबर प्रश्न है, तामू लोसार महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो किस देश में मनाया जाता है? आप कहेंगे नेपाल में मनाया जाता है। हाल ही में नेपाल में तामू लोसर महोत्सव मनाया गया है और इसे गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस समुदाय के सदस्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करके इसे मानते हैं। उसके बाद है गुरुंग समुदाय के बारे में जानते हैं। यह नेपाल और भारत में पाया जाने वाला एक जातीय समूह है। नेपाल में ये लोग मुख्यतः गंडकी प्रांत में रहते हैं। नेपाल के बारे में आइए जानते हैं। नेपाल की राजधानी जो है वो आपका काठमांडू है और यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल। प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली है और मुद्रा जो है वो आपका नेपाली रुपया है और सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में चलती। इनकी पड़ोसी देश के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं कि ये रहा आपकी नेपाल के पड़ोसी उत्तराखंड इधर हो गया। फिर उत्तराखंड में तो गया हूँ, उत्तर प्रदेश भी गया हूँ, उसके बाद बिहार भी गया हूँ, उसके बाद पश्चिम बंगाल इसको भी लगती है लेकिन यहाँ नहीं गया हूँ। उसके बाद में आपका लगती है सिक्किम लगती है, तो यहाँ तो हम लोग नहीं गए हैं। अच्छा, अगला नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिले और संभाग समाप्त कर दिया है? तो आपका कर दिया है 9 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीज़न को। राजस्थान के अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो भजन लाल शर्मा है। मैंने आपको बताया था कि सरकार ने अशोक गहलोत इसके पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये पिछली कांग्रेस की सरकार आई थी और 9 नए जिले और 3 प्रशासनिक संभागों को उन्होंने बनाया था, लेकिन इन्होंने फैसला किया कि इसको जो है वो हम पलट देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में 41 जिले और 7 संभाग रह जाएंगे। समाप्त किए गए आपका अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, सांचौर और आपका दूदू, शाहपुरा, केकड़ी, नीमका थाना। ओहो, तो अधिकारी ये जो है वो आपका समाप्त किए गए। आपका नीमका थाना और शांगापुर सिटी ये सब को जो है वो आपका ख़त्म कर दिए और समाप्त किए गए और भी पाली है और आपका वांसवाड़ा और आपका सीकर है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य के 7 संभाग होंगे। अजमेर,
भरतपुर और आपका बीकानेर, आपका जयपुर, जोधपुर और आपका कोटा और उदयपुर है। अगस्त 2023 में तत्कालीन कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले और तीन तीन संभाग बनाने की घोषणा की थी। आइए राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राज्यपाल यहाँ के हरिभाऊ वागड़े। यहाँ के मुख्यमंत्री आपका वहाँ के राज्यपाल है हरिभाऊ वागड़े और मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, जो कि बीजेपी की सरकार है। और यहाँ की विधानसभा की सीटों की बात करते हैं, यहाँ पर विधानसभा में 200 सीट है और राज्यसभा में 10 सीट है और लोकसभा में 25 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। रणथंभौर आपका है, सरिस्का है, राष्ट्रीय मरूदान है, मुकुंदरा हिल्स है, केवला देव है। आइए राजस्थान की कुछ लोकेशन को देखते हैं। राजस्थान की लोकेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो इधर से आपका लगती है पंजाब लगती है, फिर हरियाणा लगती है, फिर इधर उत्तर प्रदेश लगती है, फिर आपका मध्य प्रदेश लगती है, फिर इधर में गुजरात लगती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं आज के सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन। डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? तो वो बने रजत शर्मा बने। रजत वर्मा को आप देख सकते हैं। 1 मार्च 2025 से डीबीएस बैंक इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वर, वर्मा के पास वर्मा के पास 27 वर्षों से अधिक का बैंकिंग अनुभव है। डीबीएस सिंगापुर का एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1968 को की गई थी। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड की स्थापना साल 1994 में हुई थी और ये भारत में बड़े विदेशी बैंक में से एक है। ये कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट्स अपॉइंटमेंट्स हुए, जैसे राम मोहन राव अमारा एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं और भारत जैन को ट्रांस यूनियन सिविल के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंटमेंट मिली है। उसके बाद में शंकर वर्मा को भारत के नेपाल के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने मनीष जैन को यह बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में मंजूरी दी है। तो चलिए ट्रिपल आर के लिए तैयार हो जाइए। हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो पीएम मोदी को मिला है। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो वो गोल्ड मेडल जीता है। 40वां वाइल्ड इंडिया गवर्नर गोल्ड कप किसने जीता है? तो वो आपका जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है। भारत की किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो आपका किया है आपका इंडसइंड बैंक। आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पुलिस महानिदेशक रूप में बनी है? तो आपका बनी है महाराष्ट्र की। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका कोच्चि में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो आपका किया गया है लद्दाख में। और आपका जो है वो अग्नि वॉरियर अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो आपका हुआ सिंगापुर। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो आपका किया जा रहा है भुवनेश्वर। एचपीसीएल के सीएमडी कौन बने हैं? तो आपका बने अमित गर्ग। और जिमी कार्टर का निधन हो गया हुआ किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो वो अमेरिका के थे जिमी कार्टर। सातों महाद्वीप के ऊंची चोटियां फतेह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला माउंटेनियर कौन बनी है? तो आपका बने काम्या कार्तिकेयन। और आपका जो है वो स्टंप नामक पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा? तो आप कहेंगे सैयद किरमानी। और दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और वुलिट्स शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है? तो हम्पी कोनेरू।
उसके बाद है आपका बोशिया के किस पारंपरिक प्रेम प्रेम गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो शब्दालिंका। और आपका 53वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपका जीता है केरला ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उत्तर प्रदेश पुलिस को किस स्थल की सुरक्षा का निर्देश दिया गया? तो आपका आगरा हम्पा। और आपका जो है पैंगोंग झील में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो आपका छत्रपति शिवाजी की। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो आपका की गई थी दिल्ली में। और 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ है? तो वो नेपाल में हुआ। अब लूसेंट के कुछ PYQ क्वेश्चंस है, जैसे कि संविधान की 10वीं अनुसूची में उल्लेखित मामलों के अलावा राज्य विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल करता है। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला है? तो आपका वो है नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को प्रावधान से संबंधित है? तो आप कहेंगे वो 21 के 1 है। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो 32 जो है वो आपका भाग से संबंधित है, भाग 3 से। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो आपका 66वां संविधान संशोधन 2002। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था एक तो, कि आपका निम्नलिखित में किसी भारतीय राष्ट्रपति के चुने हाँ ये निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के पद संभाला है? तो वो है नीलम संजीव रेड्डी है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, अब उसको देखिएगा। चलिए आज 1 जनवरी की टेस्ट दे लीजिए कि नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो वो 49वीं थी, मैंने आपको बताया था। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? 1939 में हुई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के DG कौन बने हैं? तो वो बने हैं B श्रीनिवासन बने हैं। और प्रो कबड्डी लीग का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 2014 में किया गया था। और आपका जो है वो इसरो ने एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत कहाँ की है? तो वो लेह में किया है। और आज का प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन यानी कि आपका स्पेडेक्स मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसके आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। और ये पिक्चर किसकी है इसके बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।